गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे दैट इज़ 2020। सो 2020 में एक ही बार एनडीए हुआ था और दोनों एग्जाम्स के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए एक ही पेपर आया था। तो हमने पेपर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाद में हुआ था, बट सेम पेपर था, राइट। एक ही बार पेपर देके आपको दोनों बार का स्कोर मिल गया था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पेपर डिस्कशन। सो फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे मैं फिर रिपीट करता हूँ, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। अगर आप एंटोनियम सिनोनियम्स भूल भी जाते हो कि ये एंटोनियम है सिनोनियम है, तो आपको एग्जाम के जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखता है ऑपोजिट इन मीनिंग। तो ऑपोजिट इन मीनिंग मतलब मुझे एंटोनियम्स ढूंढने हैं, मतलब मुझे उल्टे मीनिंग्स ढूंढने हैं। अब विल सी कि हाउ वी कैन गेस। सो फर्स्ट है ही नॉडेड। अगर आपको नॉडेड का मतलब पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये तो आसान वर्ड है, एब्सेंटली, ठीक है, थ्रू आउट द मीटिंग। अब मीटिंग में उसने नॉट किया एब्सेंटली। नॉट का मतलब होता है हाँ करना, और एब्सेंटली का मतलब होता है कहीं और खोया हुआ था, क्योंकि मीटिंग की बात हो रही है तो कहीं खोया हुआ था। अब मीटिंग में खोए हुए का उल्टा क्या होता है? ध्यान। तो अब मुझे देखना है कौन सा वर्ड है इसमें से ध्यान देने वाला। सो केपेबली तो नॉट कर नहीं सकता, मीटिंग है तो मुझे वर्ड चाहिए ध्यान से देखा। ड्रीमी, ड्रीम आप सबको पता ही होगा, ड्रीम और एब्सेंट सिनोनियम्स हो गए, तो ड्रीमिंगली भी गलत हो गया। अब एजिटेटेडली मैं मान के चलता हूँ मुझे पता नहीं है मीनिंग, बट मुझे अलर्ट तो पता है ना। अलर्ट का मतलब होता है बहुत ध्यान से, तो अलर्ट हैज़ टू बी द मीनिंग, ठीक है। और कोई मीनिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीटिंग में या तो आप एब्सेंट रहोगे या आप अलर्ट रहोगे। एजिटेट का मतलब होता है गुस्सा, धरने प्रदर्शन को बोलते हैं एजिटेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया अलर्टली। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन इट सेज, वापस वहीं आते हैं, एजुकेटेड, इजी वर्ड है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अब मैं इसका उल्टा देख रहा हूँ, ठीक है। तो एनलाइटेंड होता है, जैसे आपने बुद्ध की वो पढ़ी होगी, तो बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है इग्नोरेंट। अब मान लीजिए मुझे इसका और इसका मीनिंग नहीं भी पता, अगर मुझे इग्नोरेंट का मीनिंग पता है तो मैं इसको टिक कराऊंगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो इग्नोरेंट इज जिसको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। सो एजुकेटेड, एजुकेटेड का उल्टा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब हम रट के जाएंगे वर्ड्स, तो एजुकेटेड का उल्टा होता है इलिटरेट या अनएजुकेटेड। अब एग्जामिनर अनएजुकेटेड नहीं देगा, दिस इज द थिंग विद यूपीएससी, कि वो आपको साफ साफ बोलते हैं कि भाई नियरेस्ट टू द वर्ड भी ढूंढना पड़ेगा। तो जो बच्चे केवल रट के जाते हैं, कहते हैं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है। आपको नियरेस्ट मीनिंग, अब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई में क्या होता है, एक एजुकेटेड होता है, एक इग्नोरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहे हैं हमारे वोटर्स की, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन, इंपॉर्टेंट सबको पता होगा, इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। तो एक डॉक्टर भी मिलना जिसको आप ट्रस्ट करते हो वो काफ़ी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट मेडिकल रीजंस के लिए, डिसीजंस के लिए अब हम आते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो ये तो हो जाता सिनोनियम। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो सिग्निफिकेंट गलत हो गया। बेसिक जो होता है ये बीच में फंस गया। अब आप समझिए इस बात को, इंपॉर्टेंट का उल्टा होगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक बीच में आ गया, ठीक है। बेसिक इज आसान, तो इसलिए अभी देखते हैं डिसीजंस के हिसाब से, अगर मुझे बेसिक से बेहतर शब्द मिलता है तो दैट वुड बी माई आंसर, राइट। अब तीसरा वर्ड है प्रोबेबल। प्रोबेबल क्या होता है? हाँ और ना दोनों। तो प्रोबेबल ना इंपॉर्टेंट है ना अनइम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबल का मतलब हो गया शायद, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ट्रिवियल जो वर्ड है, ट्रिविया, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रिविया। ट्रिविया होता है जब मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इंडिया की कैपिटल कौन सी है, डेनमार्क की कैपिटल कौन सी है, तो आई एम आस्किंग ट्रिविया, रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, तो इंपॉर्टेंट का उल्टा होगा यहाँ पे ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रिवियल का मतलब जनरल, कुछ भी, रैंडम, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। मूव मतलब चलना, पुश का मतलब भी चलना, रोटेट का मतलब भी चलना, और फ्लो का मतलब भी चलना। तो ये तीन वर्ड्स बहुत आसान है, मुझे पता था। अगर मुझे स्टॉल का मीनिंग नहीं भी पता तो बाकी तीनों तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी तीनों का मीनिंग है चलना। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉल। तो डेफिनेटली स्टॉल का मतलब रुका हुआ ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मूव है किसी ना किसी तरह से तो हिल ही रहा है, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ के जाएंगे वो
इसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि रोटेट वो कहेगा एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन घूम तो रहा है ना। अब यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया कि कैसे मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हैं यहाँ पे एक जगह पे तो मूव कर ही रहा है ना, तो ये सेम हो गया। तो आप रिवॉल्व और रोटेट नहीं पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, आपसे रुका हुआ और चलता हुआ पूछ रहा है। तो अगर आप रोटेट कर गए और आपने अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज दिखा दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमें ज्योग्राफी नहीं आती, हम इंग्लिश को चेक करते हैं इंग्लिश के पेपर में। सो आवर आंसर इज स्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेम्परेचर की बात हो रही है। इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिसिस्ट इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। तो अब एक्सप्रेस का मीनिंग पता ही चल गया होगा हमें कि फिजिसिस्ट उसको किस तरह से बताते हैं, राइट। सो फाउंड उन्हें पता चलता है, एक्सप्रेस वो बताते हैं, तो नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर को आप बांटने की तो बात ही नहीं कर रहा ना वो। डिस्ट्रीब्यूटेड तो ना सिनोनियम है ना एंटोनियम है। अब मैं सेंटेंस पढ़ूंगा उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैन नॉट बी माई आंसर। क्यों? बिकॉज आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर को अलग अलग चीज़ों में बांट नहीं रहे हो। टोल्ड बता ही रहे हैं, सिनोनियम हो गया ये। तो ऑप्शन क्या बचा मेरे पास? एक ही ऑप्शन बचा, कंसील्ड। अब अगर मुझे कंसील्ड का मीनिंग नहीं पता था, फाउंड का मीनिंग आई थिंक सबको पता होगा, टोल्ड का मीनिंग सबको पता होगा, डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग सबको पता होगा। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? चौथा। तो अगर आपको कंसील का मीनिंग नहीं भी पता तो भी आप उसको बताओगे, मार्क कर दोगे, राइट। लेट्स मूव, राइट। तो दिस इज PQRS। PQRS क्या होता है कि हमको सीक्वेंस मिलती है और हमें उसे कनेक्ट करना होता है। अब सेवरल ईयर्स अगो P है, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, टेक्सास में के कोर्स की बात हो रही है। प्रोफेसर एंड्रयूज डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी। अब ये देखिए मुझे हिंट मिल गया, ठीक है। एन इंट्रोडक्टरी बोला उसने, इंट्रोडक्टरी, इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन आना चाहिए। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? तो सेवरल ईयर्स अगो तो नहीं आ सकता, कोर्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, फॉर नहीं आ सकता। तो मेरी सीक्वेंस क्या बन गई? R और Q। तो R Q कितने में साथ हैं पहले तो मैं ये देख लूँगा, ठीक है। तो इसमें साथ नहीं है, इसमें साथ नहीं है, इसमें साथ नहीं है, तो एक ही में साथ है, मेरा आंसर हो गया। क्योंकि इंट्रोडक्टरी के बाद नाउन आना कंपलसरी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। एन इंट्रोडक्टरी फॉर नहीं हो सकता, एन इंट्रोडक्टरी सेवरल ईयर्स नहीं हो सकता। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक ही में RQ है, तो हमें और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वहीं आते हैं। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, ये मैंने रियलाइज़ किया कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होगा, आसान होगा, कुछ ऐसी बात करेगा वो। बात करते हैं, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, P में लिखा हुआ है। अब ये मेरा हिंट हो गया, दिस इज माई हिंट। देन मीन्स कंपैरिजन, दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, देन हमेशा लास्ट की तरफ जाएगा। तो Q से तो मेरा सेंटेंस शुरू हो भी नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। देन सॉल्विंग समथिंग, तो देन सॉल्विंग के बाद कुछ और आएगा, राइट। ये और ये सेम सही हो गए, दो चीज़ों में आप सॉल्व कर रहे हो, तो सब P आएगा, P के बाद आएगा देन सॉल्विंग, और फिर आएगा द ओजोन। दो प्रॉब्लम्स की बात हो गई, तो Q और S साथ में भी आएगा, इसमें साथ में है, बाकी किसी में साथ में नहीं है। तो आपका आंसर वापस से क्या हो गया? A हो गया। आपको पढ़ना ही नहीं है, राइट। सो 7th का A। आगे मूव करते हैं 8th, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो अब 8th पे आते हैं। तो ऑल्दो द टेम्परेचर शुरू हो सकता है, व्हेन डायरेक्टली से शुरू नहीं हो सकता बिकॉज ये बीच का है। मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर इनकम्प्लीट है। एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल, मे बी नॉट, बट दिस इज वॉट साउंड्स वेरी वेरी लॉजिकल, ठीक है। तो S से तो शुरू हो नहीं सकता, या तो P से शुरू होगा। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। अब मुझे देखना है P के बाद R, S या Q, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर मैं पढ़ता हूँ, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ द लेयर ऑफ द के बाद कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है। इसमें नाउन नहीं है तो P के बाद Q नहीं आ सकता, इसमें नाउन है, P के बाद R आ सकता है, एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर आ सकता है। तो एक और मेरा गलत हो गया, मेरे पास बचा PR, ठीक है, और सॉरी PQ गलत हुआ, PS और PR। अब ये 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं। अब मैं आगे चलूँगा, ठीक है। सो ऑल्दो द टेम्परेचर, इससे शुरू कर लेते हैं, ऑफ द लेयर ऑफ द
ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर किसकी होती है, मेजरमेंट की एटमॉस्फेयर की? लॉजिक है, मेजरमेंट की लेयर तो होती नहीं है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, तो आंसर हो गया बी। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो 9th पे जब मैं आता हूं, पी शुरू हो रहा है नाउन से, वर्ब, नाउन, वर्ब। सो या तो पी से शुरू होगा या एस से शुरू होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब आगे चलते हैं, द विजिबल रेंज, किस चीज़ की विजिबल रेंज? एंड द एलिमेंट हीट्स अप, ये ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जैसा लग रहा है, तो चांसेस क्या है कि द एलिमेंट से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। सो आगे पढ़ते हैं, द एलिमेंट हीट्स अप, इसके बाद पढ़ते हैं क्यू, इवेंचुअली रीचिंग, एंड आर पढ़ते हैं, द एलिमेंट हीट्स अप ग्लोइंग लाइक अप, तो जब गर्म होगा तो कैसे क्या होगा, ग्लो करेगा, तो ठीक है। तो पी के बाद आर आना चाहिए, ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, क्या रेडिएट करता है, द विजिबल रेंज, रेडिएट करेगा कुछ रेंज को। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। अब अगर आप इसको बीच में लिख दे रहे हो, जब आप सॉल्व करोगे, आपने पी क्यू कर दिया, तो आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि एग्जामिनर ने इवेंचुअली लिखा हुआ है। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली, अंत में, तो ये अंत में ही आएगा, ये बीच में नहीं आ सकता। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 2 people आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर, 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। टू द से शुरू नहीं हो सकता, बिकॉज टू क्या है, इन्फिनेटिव है, प्रेपोजिशन है, तो क्यू वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब आ जाते हैं एस पे, दैन द कंपैरिजन है, एस से भी शुरू नहीं हो सकता, तो मेरे को 2 तो मिल गए। अब पी के बाद क्यू आना है या पी के बाद एस आना है, आप चेक कर लो, है ना। 2 people आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर, दैन ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपैरिजन है, तो दैन कहाँ पे है, दैन द अर्थ, आंसर इज ए, इजी। So these were our sequencing of words या sequencing the sentence। आगे आते हैं, now this is called, अगर आप वापस देखेंगे तो this is called कि antonyms, उसका same meaning, ठीक है। अब वापस, अब देखिए एग्जामिनर ने क्या लिखा है, नियरेस्ट इन मीनिंग, उसने नहीं लिखा सेम मीनिंग। तो जब आप एंटोनियम्स या जब आप वोकैब रटते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आएगी कि भाई मीनिंग बदल रखा है, मीनिंग बदल रखा है, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो बताइए, शी गॉट डिवोर्स विद इन नो टाइम, अब डिवोर्स की बात हो रही है, वो अलग हो गए, तो अलग हो गए के लिए डिटैचमेंट और अनलमेंट, ये टेक्निकल टर्म है, ये सॉल्व नहीं हो सकता था, ये दोनों गलत है। अब आप जब यूपीएससी पे जाओगे तो दोनों ठीक है, इसके आंसर्स दोनों सेम है, डिटैच इज अलग होना, अनलमेंट इज अलग होना। अब क्या होता है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, तो हमारा आंसर जो यूपीएससी में था वो सी था, वो ए नहीं था, जबकि मीनिंग्स दोनों सेम है। तो आप लड़ सकते हो कि भाई डिटैचमेंट भी तो सेम वर्ड है, बट बिकॉज दे आर गोइंग इन फॉर द टेक्निकल मीनिंग, आंसर क्या हो गया, आंसर इज अनलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल, जेंटल मतलब हल्का, आसान, अच्छा, जेंटल बुरा वर्ड नहीं होता, तो मैं कोई अच्छा वर्ड देखना चाहता हूँ, तो हार्मफुल बुरा शब्द है। कनिंग और क्लेवर में यही फर्क होता है, कनिंग होता है बुरा, क्लेवर होता है अच्छा, मीनिंग दोनों का सेम है। क्लेवर इज चालाक, कनिंग इज चालाक, बट कनिंग कौन सा वाला चालाक होता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अब मैं एमिएबल और एडजस्टिंग 2 पे पहुंचा, एडजस्टिंग और एमिएबल दोनों पॉजिटिव से वर्ड्स है। अब एडजस्टिंग क्या है, एडजस्टिंग इज सबके बीच में फिट हो जाना, और जेंटल का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट, तो ये दोनों सेम तो नहीं लग रहे ना, तो इसलिए इसको गलत कर देंगे और एमिएबल को टिक कर देंगे। एमिएबल होता है प्यारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द हार्डर वी केक द बेटर द बॉल बाउंसेस बैक, बाउंसेस बैक, अब ये तो यार पढ़ के ही समझ में जाएगा, जितनी तेज मारोगे बॉल उतना तेज वापस आएगा, ठीक है। डी फ्लेट, डी इज ऑलवेज ऑपोजिट, फ्लेट का मतलब होता है फुलाना, डी फ्लेट इज पंचर हो जाना या पिचक जाना, ठीक है। इन्फ्लेट इज हवा भर जाना, तो ये दो तो गलत हो गया, इन्फ्लेट इज हवा भरना, डिफ्लेट इज हवा निकालना। असेंड जो होता है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से आपने सुना होगा। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, तो बॉल के साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, तो इसलिए असेंडिंग गलत हो गया। रिकॉइल अगेन आपने पढ़ा होगा, रिकॉइल इज
वापस ऐसे ऐसे मुड़ जाती है कॉइल, ठीक है। तो रिकॉइल मतलब जितनी तेज बॉल को मारोगे उतनी तेज वो तुम्हारे ऊपर ही वापस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। ये क्वेश्चन कंजंक्शन से सॉल्व होगा। एंड कौन सा कंजंक्शन होता है? जो दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है। तो आप प्लान करोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसको अमल में लाओगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड हियर इज कि भाई उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो डिबेट नहीं कर सकते, प्लान कर लिया, डिबेट उसका उल्टा हो गया, और एंड कनेक्ट करेगा दो सेम चीज़ों को। डिस्कार्ड, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, मैं प्लान करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ, गलत। अगर डिस्कार्ड होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? बट, ठीक है। प्लान करता हूँ और उसके बाद डिज़ायर करता हूँ कि वो पूरा हो जाए, नहीं हो सकता सॉल्व। तो हमारे पास क्या आंसर बना? अकम्प्लिश। मैं प्लान करता हूँ और उसको पूरा करता हूँ। तो इक्वेशन एंड से सॉल्व हो जाएगा। दो तरीके के कंजंक्शंस होते हैं, एक वो जो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, एक वो जो ऑपोजिट चीज़ों को जोड़ते हैं, एंड उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ही लिसन टू मी विद इक्वानिमिटी, ठीक है, उसने मुझको सुना। अब इक्वानिमिटी थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, राइट। अब अगर मैं जाऊंगा तो ये रूट वर्ड हो जाता है इक्वल, ठीक है। तो उसने मेरे को ध्यान से सुना। इक्वानिमिटी का और कोई मीनिंग हो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इक्वल, इक्वल मतलब उसने मुझे इक्वल इंपॉर्टेंस दी। तो अब अगर हम आते हैं तो हाफ हार्टेडली और केयरलेसली तो गलत हो गया। अब वो मुझे इंपॉर्टेंस कैसे देगा सुनने में? पेशेंट से या एक्साइटेड होगा? तो एक्साइटेड होगा तो उसके दिमाग में चल रहा है, वो पहले से ही खुश हो रखा है। पेशेंटली पहले वो मेरी बात ढंग से सुन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? पेशेंटली। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे क्या है? दिस इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। 2020 अकेला एनडीए का ऐसा पेपर था जहाँ पे 40 नंबर के प्रेपोजिशंस आए थे, राइट। 10 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 10 के 10 प्रेपोजिशंस थे। हेडिंग में भी क्या लिखा हुआ था कि आप मिसिंग प्रेपोजिशंस को सॉल्व करिए। तो इसलिए ये दोबारा आ सकता है, और प्रेपोजिशन इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब प्रेपोजिशंस के लिए मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको कंफ्यूजिंग पेयर्स याद रखनी पड़ेगी। हिंदी से सॉल्व मत करिएगा प्रेपोजिशन। जब भी ऐसे प्रेपोजिशंस आते हैं और आप हिंदी से सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमुलेशंस ऑफ द 20th सेंचुरी बाय क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज डैश ग्रीन हाउस। ये इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैसेज में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो टू तो और बाय तो गलत हो जाएगा। अब ये मेरा आ गया कंफ्यूजन, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज और ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज, राइट। तो अब मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना है कि ऑफ या इन। सो इंक्रीज इन होता है किसी चीज में बढ़ना, जैसे हमने बात की है कि इन ऑन एट। इन हमेशा तब यूज होगा व्हेन यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, इसीलिए गुड इन इंग्लिश गलत होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता, उसके अमाउंट में, उसकी क्वांटिटी में, तो इंक्रीज इन द अमाउंट, इंक्रीज इन द क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम एक्सट्रीमली पुअर, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क डैश। अब सी, ये हिंदी है, इन और एट। जैसे मैं बात कर रहा था अभी अभी, मैंने बोला गुड इन इंग्लिश कभी नहीं होगा। जब भी मैं जगह की बात करूंगा, इन हमेशा होता है किसी चीज के अंदर। तो अगर मैं इन द एज बोल रहा हूं तो उस उम्र में, ठीक है, तो इसलिए उस उम्र में नहीं होगा, हम उसके अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे? एट अ वेरी यंग एज। चिल्ड्रन आर पुट टू वर्क एट अ वेरी यंग एज। आगे मूव करते हैं। पीपल हु आर एवर्स, एवर्स का मतलब होता है बचते हैं, जिन्हें पसंद नहीं है। अब एवर्स के साथ क्या आएगा? हार्डवर्क। अबाउट हार्डवर्क नहीं, बचते हैं। अब आप देखोगे तो एट, अबाउट और ऑन फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि काम करने से बचते हैं, काम के बारे में बचते हैं तो हो नहीं सकता, काम पर बचते हैं भी नहीं हो सकता। और एट हमने जैसे बात की होगी, इन ऑन एट जब आप करेंगे तो एट और ऑन का मीनिंग सेम हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? टू। यू आर एवर्स टू हार्डवर्क। ये कई बार आपको फिक्स प्रेपोजिशन में भी मिलेगा ये वाला वर्ड, कि एवर्स के बाद नॉर्मली क्या आता है? टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव नोन हर। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंजंक्शन, ये हमारा बेसिकली टेंसेस का क्वेश्चन है, फॉर और सिंस। तो जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं तब हम इसको करते हैं। तो फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है? सिंस के साथ लगता है स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम ग्रामर की बात करें, और फॉर के साथ क्या लगता है? फॉर के साथ लगता है रेंज, कितने टाइम से। सो कब और कितने टाइम से। तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो तो सिंस, और 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो फॉर। तो कब से पढ़ रहे हो की बात है, इसलिए आंसर क्या हो गया? फॉर।
अगर यहीं पे होता 2019 तो आंसर क्या हो जाता सिंस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये टेंसेस से सॉल्व होता है, फॉर एंड सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, अब कंडीशंस आप दे रहे हो तो इसलिए इन नहीं हो सकता। ठीक है, और विद इन क्या होता है, विद इन इज द लिमिट, तो विद इन तो गलत हो गया। तो अब क्या बचे, बाय सर्टेन कंडीशन, बाय हो जाता तो ये पैसिव स्पीच हो जाना चाहिए था, दिस हैज टू बी द डूअर, कंडीशंस डूअर हो नहीं सकती, तो बाय गलत हो गया, तो आंसर क्या बचा, ऑन सर्टेन कंडीशंस। ओके गाइज, सो अब आते हैं हम स्पॉटिंग एरर्स पे। ठीक है, तो द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ, तो ये जो है ना ये हम लोगों ने सुपरफ्लुअस में किया होगा एक दो बार। सो कंप्राइजेज इज द ओनली वर्ड, जब मैं पैसिव में लगाता हूँ तो ऑफ आता है, जब मैं एक्टिव में लगाता हूँ तो ऑफ नहीं आता है। तो इसलिए कंप्राइजेज, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव में है, ये ऑफ गलत हो जाएगा, एंड आंसर क्या हो जाएगा, बी। द बिल्डिंग कंप्राइजेज 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट, ऑफ नहीं आएगा। राइट, तो पैसिव में ऑफ आता है, एक्टिव में ऑफ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू, अगेन ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जब हम जीरन्स करते हैं हम लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा होता है, 2 वर्ड्स हैं, आई एम यूज्ड टू एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है, तो मीटिंग यू आएगा। सो आंसर वापस से क्या हो गया, बी, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, वापस हमें याद करना पड़ेगा, कोप अप कुछ वर्ड नहीं होता, कोप विद होता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन स्पोकन इंग्लिश की एरर है, कोप अप बोलते हैं हम लोग, बट ये जब भी हम एग्जाम्स में आएगा तो कोप अप इज नो वर्ड, वी हैव टू से कोप विद। नेक्स्ट, आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक, अब ये बाय जो है ना ये व्हीकल्स के साथ लगेगा, वॉक के साथ नहीं लगेगा। अब या तो मैं बोलूंगा आई वॉकड टू दिस प्लेस, अगर मैं आई वॉक टू दिस प्लेस बोलना चाहता हूं तो सी और ए दोनों गलत हो जाते हैं, तो वो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑन फुट। पैदल चलने के लिए अगर आपने लिखना है तो आप क्या बोलते हैं, द एक्सप्रेशन इज ऑन फुट, बाय वॉक नहीं। ठीक है, तो वॉक को आप वर्ब की तरह यूज करोगे, तो अगर वॉक यूज होता तो ए में होता, वो हो नहीं सकता है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑन फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, अगेन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रेपोजिशन है। अब होता क्या है, जब हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी के साथ हमेशा आता है बाय, क्यों, क्योंकि माना जाता है कि घड़ी सच में टाइम बताती है। राइट, सो जब घड़ी टाइम बता रही है तो आप क्या लिखेंगे, बाय योर वॉच। ठीक है, तो घड़ी के साथ हमेशा आता है आपकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हुआ है, तो मेरी घड़ी में 10 बजे, आपकी में 10:05 है, किसी की में 10:10 है। तो जब तक हम हाथ वाली घड़ी पहनते थे और जब तक हम ऑनलाइन जो हमारे फ़ोन्स की वॉचेज़ हैं वो सबकी सेम हो जाएंगी, लेकिन जो हमारी घड़ियाँ होती थी जिसमें बैटरी लगती थी उसमें हर घड़ी में अलग ही टाइम होगा डेफिनेटली, बिकॉज 2 घड़ियों में 1-1 सेकेंड का फ़र्क तो नॉर्मली आ ही जाएगा। तो इसलिए माना जाता था कि घड़ी टाइम बताती है, और इसलिए घड़ी के साथ हमेशा क्या लगता है, बाय लगता है। राइट गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे बचे हुए 25 क्वेश्चंस का। थैंक यू।